देखिए अब नेक्स्ट सेक्शन हम बना रहे हैं मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन कितना बड़ा है, यहां से शुरू हो रहा है और ये जाके एंड होगा लास्ट में यहां पर, ठीक है। अब मेन सेक्शन हम पूरा नहीं बनाएंगे, मेन सेक्शन के अंदर कितने सेक्शन हैं उनको डिजाइन करेंगे, ठीक है। फॉर्म बना रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अब फॉर्म जो है वो यहां पर जाके इसके एक्शन को भी हम डिसेबल कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने मेन सेक्शन बनाना है। अब मेन सेक्शन जब बनेगा तो मेन सेक्शन का ओपन एंड क्लोज जो है वो आ जाएगा आपके पास। तो मेन सेक्शन का क्लोज कहां पर होगा, पहले हम जरा इसको इतने कोड को इसके डिसेबल कर देते हैं। ये एक सेक्शन बना, इसका यहां पे क्लिक किया, ये सेक्शन यहां पे खत्म हो रहा है। एक सेक्शन को समझेंगे, बाकी सेक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, डिसेबल कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, ये मैंने इसको यहां पे क्लिक किया, HTML में डिसेबल कैसे करते हैं, ये लगाया, और ये जो यहां पर आया इसको यहां से किया, यहां तक ले जाके मैंने इसको डिसेबल। अब हमारे पास कितना कोड बचा है HTML का, सिर्फ इतना कोड बचा है, ठीक है। सिर्फ इसको समझेंगे हम, इस हिस्से को, ओके। तो सबसे पहले HTML का कोड कितना करना है हमें भाई, HTML के कोड में आपने पहले एक मेन सेक्शन बनाना है, ये वाला मेन सेक्शन के अंदर फॉर्म का एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। फॉर्म के एलिमेंट में आपने सेक्शन बनाना है, सेक्शन के अंदर आपने सबसे पहले एक H2 क्रिएट करनी है और उसमें लिखना है स्टूडेंट इन्फो, जो कि वेब पेज पे कैसे नजर आएगा, ये से ऐसे नजर नहीं आएगा, ये CSS की वजह से नजर आ रहा है। फिर आइए, इसके बाद ये H2 यहां खत्म हो गया। अब ये काम चल रहा है सेक्शन के अंदर। देखो सेक्शन किसके अंदर है, फॉर्म के अंदर। फॉर्म किसके अंदर है, मेन के अंदर। मेन किसके अंदर है, मेन है डायरेक्ट जाके बॉडी के अंदर। ये ध्यान में रखनी है अपने बात, हाँ। ठीक है, अच्छा। उसके बाद अभी एक मिनट जरा कनेक्ट हो जाइए इसके साथ। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक डिव बनाना है, ठीक है। अब ये डिव क्यों बना रहे हैं ये ध्यान में रखना। एक डिव बना रहे हैं, उस डिव के अंदर ये डिव यहाँ पे ब्लॉक ओवर हो गया इसका। इस डिव के अंदर हमने क्या किया है, एक लेबल बनाया है। लेबल में हमने लिखा है नेम। ये नेम कहाँ नजर आ रहा है आपको, ये नेम ये नजर आ रहा है। फिर उसके आगे बनाया टेक्स्ट बॉक्स। ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या लिख रहे हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और ये यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। अब ये एक डिव बन गया। फिर इसी डिव को कॉपी करके नीचे इसके पेस्ट किया, तो उसमें आपने जाके क्या लिखा, ईमेल। तो वो कहाँ नजर आएगा, यहाँ पर। फिर उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स, वही इनपुट टाइप चलेगा। फिर उसी डिव को कॉपी करके नीचे किया पेस्ट, ठीक है। कॉपी पेस्ट हो रहा है, देखें कोड को। उसमें क्या लिखा आपने, डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ कहाँ नजर आएगा आपको, यहाँ पर। उसके बाद क्या किया आपने, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिया। अच्छा, अब ये तीन बनने के बाद सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्लास और आईडी कितनी डिफाइन करें। देखें, मेन में कोई क्लास डिफाइन नहीं है, कोई आईडी डिफाइन नहीं है। फॉर्म में मेथड पोस्ट रख लें, ये इसकी वैल्यू है। सेक्शन में एक इसने रोल दिया है इसको रीजन का, ठीक है। और एरियल इसने रखा है इसका स्टूडेंट इन्फो, ठीक है, ये ऐसे रखते थे। उसके बाद H2 को इसने स्टूडेंट इन्फो की एक आईडी दी है। क्या दिए, आईडी। आईडी और क्लास में मैंने क्या फर्क बताया था कल आपको, एक आईडी एक ही एलिमेंट को अप्लाई होगी, फिर वरना दूसरी बनानी पड़ेगी। और क्लास एक ही कई एलिमेंट पे अप्लाई हो सकती है। फिर इसने H1 के बाद नीचे आके डिव जो बनाया, जिसके अंदर ये नेम और टेक्स्ट बॉक्स दिखाया, उसकी क्लास रखी इन्फो, और यही क्लास तमाम डिव के ऊपर से रिपीट की है। फिर उसने लेबल के अंदर लिखा स्टूडेंट डैश नेम 4 के अंदर, इसमें लिखा स्टूडेंट डैश ईमेल। फिर इसके अंदर लिखा बर्थ डेट, लेबल 4 के अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर क्लास कौन सी डिक्लेयर की इसने, लेबल में कोई क्लास नहीं बताई, यहां पे बताया है। इनपुट में, इनपुट में क्या क्या बताया है, नेम बताइए स्टूडेंट डैश नेम, ठीक है, इसका नेम बताया है। और इसकी आईडी बताइए स्टूडेंट डैश नेम, ठीक है।
फिर इसकी आईडी बताइए स्टूडेंट डैश, और यहां पे देखें इसके नेम में स्टूडेंट डैश ईमेल बता दिया, और यहां पर जाके नीचे आ गए तो नेम में बर्थ डेट और उसकी आईडी क्या बताइए, बर्थ डैश डेट। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। क्लास सिर्फ इन्फो बताइए, आईडी सबकी अलग अलग बताएगी। अब हम चलेंगे सीएसएस के अंदर, या सीएसएस में मेथड पोस्ट हम यूज करते हैं, इस काम के लिए यूज करते हैं। जब हम इसको आगे सीखेंगे वेब डेवलपमेंट में, तो ये पोस्ट मेथड क्या करता है, डेटा को लेके जाके डेटाबेस में सेव करता है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ एचटीएमएल एंड सीएसएस, ये भी जस्ट कोड लिखा हुआ है। आप मेथड की वैल्यू लेंगे तो पूछेगा पोस्ट, तो आप पोस्ट बता दीजिएगा। ठीक है, अभी इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है। अभी सिर्फ आईडी और क्लास पे कहानी चल रही है। किस पे कहानी चल रही है, तीन चीज पे चल रही है। या तो आप सिलेक्टर को डायरेक्ट डिफाइन करेंगे, या आप उसकी आईडी को डिफाइन करेंगे सीएसएस में, या उसकी क्लास को डिफाइन करेंगे। अब आए सीएसएस का कोड देखते हैं। तो कल वाले कोड के नीचे आ गए हम। ठीक है, यहां पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले देखो इसने मेन को एज अ डायरेक्ट सेलेक्टर के तौर पे डिफाइन कर दिया। उसमें सिर्फ इसने क्या बताइए, इसकी पैडिंग टॉप। अच्छा भाई, इससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, देखो ये इसका हिस्सा है और मैंने इसकी पैडिंग को खत्म कर दिया, ऊपर हो गया। ऊपर से हिस्से में मुझे स्पेस चाहिए था तो मैंने पैडिंग टॉप कर दिया इसको, और नीचे करना है तो क्या करेंगे इसको। पैडिंग क्या होती है, ब्लॉक के अंदर का स्पेस, यानी कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक से कितना नीचे नजर आए, तो इसको टॉप पैडिंग पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, ये देखें और नीचे आ गया। तो कितना नीचे लाना है वो आप बता दें, तो उसके ब्लॉक से ये उतना नीचे आ जाएगा, 50 पे आ गया। मेन के बाद अगली इसने बताया सेक्शन को डिफाइन किया। अब सेक्शन को एज अ सेलेक्टर के तौर पर डिफाइन किया, तो जितने भी सेक्शन बनेंगे इस पेज में सब पर ये कोड अप्लाई होगा। क्या लिखा है, विड्थ 80%, यानी कि इसकी जो टोटल विड्थ है इसने कितनी कर दी, 80%, और मार्जिन 0 कर दिया, और 10 पिक्सल कर दिया, और ऑटो कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि और टॉप और बॉटम, टॉप से 0 रहेगा, बॉटम से 10 पिक्सल दिया है, और लेफ्ट एंड राइट को क्या कर दिया इसने, ऑटो कर दिया। ऐसे होता है, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, ये वैल्यू ऐसे है, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये ऑटो करने से क्या हुआ, ये दोनों साइड से सेंटर में आ गया। देखो अभी इस कोड को हटाते हैं तो आप देखिए ये कहां जाएगा, ये लेफ्ट साइड पे चला गया। सही है, ये सेंटर में आ क्यों रहा है, क्योंकि आपने इसका लेफ्ट और राइट ऑटो किया है। ये डिफॉल्ट तरीका है, किसी भी कंटेनर को जब आप लेफ्ट एंड राइट को ऑटो करेंगे तो दोनों साइड से कहां पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और इसकी विड्थ आपने रखी है कितनी, 80%, और मैक्स विड्थ रख दी 600%। मतलब इसकी पूरी विड्थ थी 100%, उसको रिड्यूस करके आपने कहा 600, और 600 का भी आपने कितना कहा। तो ये असल में कैसा बना, जब भी किसी चीज को समझना उसको कलर लगा के देख ले। अरे कौन सा कलर लग गया, ठीक है, ये ऐसा बना है। अच्छा, अब ये दोनों प्रॉपर्टी में हटा देता हूं तो देखो कैसा बनेगा। मैक्स विड्थ को मैंने हटा दिया, काम नहीं कर, ये मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी मैंने हटा दी, और देखें फिर इतना बड़ा 80% आ रहा है। 80% की प्रॉपर्टी को हटा दिया तो पूरा 100% आएगा ये ब्लॉक, ये देखें। आ रही बात समझ में। तो हमने पहले इसकी मैक्स विड्थ को कितना कर दिया, 600 कर दिया, तो इससे ही क्या हुआ, छोटा हो गया। और इसकी जो विड्थ है ओवरऑल को हमने कर दिया कितनी, 80%। लेकिन वो आगे जाके थोड़ी पैच एडजस्टमेंट में मसला होता है, इसलिए मैक्स विड्थ को कंट्रोल करके फिर विड्थ 80% करते हैं। दोनों तरीके से इसको कंट्रोल किया गया है, पुराने और नए वर्जन दोनों के ऊपर। सही है, ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन इसके वर्जन का भी मसला है ना, सीएसएस का वर्जन 1 2 3 4 5, तो उसमें ब्राउजर के ऊपर मसला आता है। तो अब अगर बैकग्राउंड कलर हमें वही रखना है जो बॉडी का है, तो इसको हटा दो, तो देखो आपको वैसे ही नजर आएगा। ये डिफाइन हो गया सेक्शन, ठीक है, तो ऐसा नजर आ रहा है। अब आ जाए H1, H2 दोनों की फॉन्ट फैमिली बताइए, वर्धना टॉमा। तो जो भी H1 और H2 इस पेज के अंदर यूज होगा उनके अंदर फॉन्ट यही होगा। फिर नीचे आ जाए, H2 के लिए बताया गया है कि बॉटम बॉर्डर जो है 4 पिक्सल सॉलिड और इस कलर का होगा। तो ये देखें, ये वाला बन गया H2 के नीचे, स्टूडेंट इन्फो के नीचे, क्योंकि HTML में H2 यही यूज हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया। और मार्जिन टॉप जो है 0 पिक्सल है, पैडिंग इसकी 60 पिक्सल है। अब 60 पिक्सल पैडिंग से क्या हो रहा है, टॉप से देखो ये हो रहा है, इतनी ऊपर से नीचे आ रहा है। तो पैडिंग इनसाइड कंटेनर स्पेस को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ, वो मेन के कंटेंट को नीचे लाने के लिए। H2 में लगा रहे H2 के कंटेंट को नीचे लाने के लिए,
देखो ये मेन है, मेन के अंदर H2 है, जब मेन में लगाई तो मेन का कंटेंट H2 नीचे आ गया, अब H2 के अंदर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, जब इसमें लगाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो दोनों स्पेसेस को मैनेज कर दिया नीचे, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा उसके बाद चलें आगे, उसके बाद देखिए क्या किया इसने, इन्फो की क्लास बनाई हुई। अब ये इन्फो की क्लास इसने सब डिव में यूज की है, इस वाले डिव में भी इन्फो की क्लास यूज की है, इसमें भी यूज की है, यानी कि सारे एक एक के ब्लॉक में इन्फो की क्लास यूज की है। तो इन्फो की क्लास में इसने क्या बताया ऐसा, देखो भाई इन्फो में कहा है पेडिंग जो है टॉप से होगी 10 पिक्सल, राइट और बॉटम से होगी 0, और क्या बचा, लेफ्ट से होगी 5 पिक्सल। डिसेबल कर दें तो ये कहां जा रहा है, थोड़ा सा देखें, इनका स्पेस कम हो गया, तो ये आपने स्पेस यहां से मैनेज कर ली। अब इसको आप और बढ़ाना चाह रहे हैं तो और बढ़ा दें, 10 की जगह टॉप से कर दें इसको 20 पिक्सल, अब और गैप आ जाएगा इनके अंदर, ये देखें, लेफ्ट से टॉप, राइट बॉटम, लेफ्ट से बढ़ा दें 15 पिक्सल कर दें, देखें लेफ्ट से और स्पेस आ जाएगा। ये जो आपका टेक्स्ट आगे नहीं हो रहा ना, वो ये इस वजह से नहीं हो रहा था, पैडिंग लेफ्ट से। आप डायरेक्ट भी पैडिंग लेफ्ट लिख सकते हैं, पैडिंग डैश लेफ्ट, तो वो लेफ्ट साइड से, जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर की बाउंड्री है, ये आपका टेक्स्ट यहाँ है, पैडिंग लेफ्ट आप बढ़ाएंगे ना तो ये से आगे बढ़ेगा, और बढ़ाएंगे तो ये और आगे बढ़ेगा। पैडिंग लेफ्ट नहीं करेंगे तो वो बाउंड्री के साथ नजर आएगा, जो उसकी बॉर्डर लाइन है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब उसके बाद क्या है, आई थिंक मेरा ख्याल है यहां पे हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अच्छा अब यहाँ पे इनपुट फॉर्म, अच्छा फॉर्म रो, अच्छा फॉर्म रो की क्लास हमने यहाँ पे कहीं यूज नहीं की है, ठीक है, तो फॉर्म रो की क्लास का कोई काम भी इसमें नहीं बनेगा, तो आप भले यूज नहीं कीजिएगा, नीचे यूज की होगी फॉर्म रो की क्लास। हाँ इनपुट को डिफाइन किया गया है, इनपुट डायरेक्ट सिलेक्टर के तौर पर डिफाइन किया गया है। इनपुट क्या है, ये वाला एलिमेंट पूरा, इसके लिए सिर्फ ये डिफाइन किया गया कि इसके अंदर जो फॉन्ट है वो 1 REM का होना चाहिए, 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, मतलब इसके अंदर जो फॉन्ट लिखा जाएगा वो 16 पिक्सल का होगा। आपको और बड़ा करना है 2 REM कर दे इसको, तो और बड़ा नजर आएगा, सही है, तो इसको 1 REM पे रख लेते हैं। उसके बाद इन्फो लेबल और इन्फो के साथ इनपुट, यानी कि इन्फो की क्लास के अंदर जितने लेबल हैं, इन्फो के अंदर जितने इनपुट हैं, ये से डिफाइन किया गया है, उनका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक होना चाहिए। क्या बोलेंगे इनलाइन ब्लॉक से क्या होगा, हाँ हाँ, देखो अगर बाय डिफॉल्ट, तो अगर मैं इसको डिसेबल करूंगा प्रॉपर्टी को, तो ये आपको ऐसे नजर आएगा, ठीक है, और जब हम इसको इनलाइन ब्लॉक करेंगे तो दोनों ब्लॉक में नजर आएंगे साथ साथ, ठीक है, हाँ ठीक है। अब इन्फो के अंदर जितने इनपुट है उनकी विड्थ 50% है, आप बढ़ाएं इसको, और बढ़ाएं इसको, कम कर दें 10% कर दें, तो ये इनपुट सारे के सारे जो छोटे हो जाएंगे, और अगर आप बढ़ाना चाहते हैं 50% कर दें। टेक्स्ट अलाइनमेंट इनकी लेफ्ट है, मतलब इसके अंदर टेक्स्ट लेफ्ट से लिखा जाएगा, आप इसको राइट करेंगे तो सीधे हाथ से लिखेगा ये टेक्स्ट अंदर साइड। इन्फो के अंदर जितने लेवल हैं उनकी विड्थ 10% है, मतलब इसका जो ब्लॉक है ये 10% का है, मतलब अगर आप इसको बढ़ाएंगे 30% कर देंगे तो लेवल का ब्लॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। और इनकी जो अलाइनमेंट है वो राइट साइड है। अब ये थोड़ा जाहिर कर दूं मैं आपको, जाहिर करने के लिए तरीका बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी लगा दिया करें, ताकि जो कलर लगाएंगे उस पर वो जाहिर हो जाएगा, सही है। अब अगर आप इसकी जो अलाइनमेंट है अगर आप लेफ्ट कर देंगे तो ये कहां पे नजर आएगा आपको, और इसकी विड्थ को दोबारा से 10% कर देंगे तो ये ब्लॉक कितना बड़ा हो जाएगा आपका। कोड करते वक्त बैकग्राउंड कलर लगा दिया करें, जब कोड खत्म हो जाए तो उसके बाद बैकग्राउंड कलर हटा दिया करें। ये कोड इसका यहां तक का है बस,